नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मेरे सहयोगी राकेश सर। राकेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ हमारे चुनावी सफ़र पे चल रहे हैं हमारे ड्राइवर साहब जो इस वक्त मौजूद हैं, और कैमरा के पीछे जो आप नहीं देख सकते लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान उन्हीं का रहता है, सुमित जी जो कैमरा पर्सन है हमारे साथ, वो बने हुए हैं। ये चारों सहयोगी लगातार हम लोग आज पूरा फील्ड को कवर किया, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त जो हम रवाना हो रहे हैं, राकेश सर अभी हार्दिक पटेल जी का उन्होंने इंटरव्यू किया, उसके बाद हम लोग अब फिर अपने दफ्तर के लिए रवाना हो रहे हैं। राकेश सर, मैं यहीं से शुरुआत करूंगा कि बहुत सारे सवाल तो लिए, लेकिन एक सवाल पे मैं आज बहस छेड़ना चाहता हूं जो किसी ने नहीं किया है कि आखिर स्टार प्रचारकों की कितना भूमिका रहेगी, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो, आम आदमी पार्टी की तरफ से हो या बीजेपी की तरफ से हो। एक्चुअली बीजेपी के गढ़ में है, तो वहीं से शुरुआत करते हैं कि कौन कौन स्टार प्रचारकों की सूची में हो सकते हैं और उनका कितना बड़ा फर्क पड़ेगा। देखिए आसिफ जी, सवाल आपका एकदम उम्दा है कि स्टार प्रचारक में अगर बात करें बीजेपी की तो नरेंद्र मोदी, तो ये एक ऐसा नाम है जो यहाँ पर वो आ गए तो चुनाव का माहौल बदल देंगे। जैसे हम बनारस का मैं जिक्र करना चाहूँगा। जब यूपी चुनाव था तो बनारस में अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी फाइट दे रही थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने लगातार 6 दौरे किए और उसके बाद बनारस का चुनावी समर बदल गया। उसी तौर पर तो एक बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारक सबको पता है तो नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं, अमित शाह रहने वाले हैं, JP नड्डा का नाम उसमें बिल्कुल होने वाला है। क्योंकि देखिए, जैसे अभी हम वीरम गांव में हैं, ये एक रजवाड़ा एरिया है, इनका अपना एक इतिहास रहा है राजपूताना का, तो हो सकता है। और गुजरात के अंदर कई ऐसे क्षेत्र हैं जो राजपूताना क्षेत्र है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया एक नाम हो सकते हैं। और उसके बाद अगर गुजरात से बात करें कि गुजरात के कौन नेता आ सकते हैं, तो अभी युवा नेता है हार्दिक पटेल, उनको बीजेपी लाकर पटेल समुदाय को साधने की कोशिश कर सकती है। उसके बाद आपके पास विजय रूपाणी हैं। विजय रूपाणी को जाना इसलिए जाता है जो उनको लेकर आया गया कि एक जो OBC समुदाय है उसको साध लिया जाए। उसके बाद नित्या सिंह ठाकुर हैं। तो ये गुजरात के कुछ अहम चेहरे जो बीजेपी के पास बहुत लंबी लिस्ट है बीजेपी के पास, जो बीजेपी स्टार प्रचारकों के रूप में रख सकती है। योगी आदित्यनाथ, देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला है, आदित्यनाथ योगी आ सकते हैं, जिससे हिंदुत्व का जो पिच है बीजेपी का वो मजबूत होगा। कांग्रेस के पास अब देख लीजिए कि गिन चुन। कांग्रेस पे आऊँ उससे पहले मैं एक काउंटर सवाल लेना चाह रहा हूँ बीजेपी पे। आपने जब हार्दिक पटेल जी का जिक्र किया, वो भी पहले कांग्रेस में थे, सिंधिया का आपने जिक्र किया, वो भी कांग्रेस में थे। एक स्मृति ईरानी का नाम भी मैं जोड़ना चाहूँगा, और ये भी कांग्रेस को लेकर जो है बार रेस्टोरेंट वाला गोवा वाला मामला था, वो कंट्रोवर्सी में रही है। इन तीनों अगर आ जाते हैं, स्मृति ईरानी आ जाती हैं गुजरात में, तो बीजेपी का जो एक चुनाव प्रचारक का जो लिस्ट हाई है, क्या वो और भी बढ़ जाएगा या फिर इनसे कुछ फंस जाएगी बीजेपी? मतलब देखिए, हार्दिक पटेल है या ज्योतिरादित्य सिंधिया है, जैसे अभी मसला हार्दिक पटेल या ज्योतिरादित्य सिंधिया को लिया जाए, तो देखिए इनका इतिहास अगर हम थोड़ा सा टटोलने का प्रयास करें तो हार्दिक पटेल के पिता बीजेपी के कार्यकर्ता रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर हम बात करें, उनके पिता माधवराव सिंधिया, अगर मैं राजीव गांधी के दौर में आपको ले जाऊं तो माधवराव सिंधिया बीजेपी से छिटक कर कांग्रेस से छिटक कर जा चुके थे बीजेपी की तरफ। फिर राजीव गांधी के दौर में उनको वापस लाया गया, मंत्री बने, उसके बाद उड्डयन मंत्री ही बने, जो पद अभी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास है वही। ठीक है, तो ये एक इतिहास रहा है, लीगेसी रही है कि बीजेपी और कांग्रेस की तरफ, तो इस पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, मेरा अनुमान है। क्योंकि जो जनता है, जनता देखेगी कि वर्तमान में विकास के मुद्दे क्या और नरेंद्र मोदी के मुंह से क्या निकलने वाला है। बतौर महिला स्टार प्रचारक में स्मृति ईरानी को कैसे देख रहे हैं? बतौर का नाम लोकसभा चुनाव के लिए वहां भी रखा गया है, धर्मेंद्र यादव जी हैं, सिंधिया जी भी हैं, और स्मृति ईरानी को पश्चिम बंगाल भेजा गया, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। बतौर स्टार प्रचारक स्मृति ईरानी गुजरात में बहुत ज़्यादा सफल नहीं दिखने वाले। हाँ, बहुत ज़्यादा सफल नहीं दिखेंगी। हाँ, थोड़ा बहुत, जैसे कि मैं अभी बात करूँ तो एक विवाद थोड़ा सा उलझा। अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने वेजलपुर विधानसभा है जिसको हम कल दर्शकों के सामने पेश करेंगे कि वहाँ का चुनावी समर क्या है, चुनावी समीकरण क्या है। तो वेजलपुर आई थी। वेजलपुर में जुहापुरा जो क्षेत्र है, हैदराबाद के बाद भारत
की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वहाँ रहती है, 4 लाख मुसलमान समुदाय हैं। और तो देखिए विवादों से दूर रखेगी बीजेपी इस चुनाव को, और वो आई वैजलपुर और जो हिंदू बहुल क्षेत्र था उसका दौरा किया और वो वापस चली गई। इसको लेकर बहुत विवाद भी हुआ। तो थोड़ा सा स्मृति ईरानी को लेकर मैं समझता हूँ कि बीजेपी बचेगी कि वो आए और कोई ऐसा विवाद ना खड़ा हो जाए जिसके बाद लॉस क्या होगा कि बीजेपी को सफाई देने वाली परिस्थिति में बीजेपी ना आ जाए। हाँ, तो बहुत ज़्यादा नहीं, हाँ उसकी जगह ये हो सकता है आनंदीबेन पटेल हैं, वो देखिए बड़ा नाम है आनंदीबेन पटेल और 40% की आबादी को साधने वाला नाम है वो, तो उनको लाया जा सकता है। हालांकि वो भी आना उनका मुमकिन नहीं है क्योंकि राज्यपाल हैं, तो राज्यपाल के तौर पर वो किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर सकती हैं। तो अभी ऐसा कोई मुखर चेहरा बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के सामने जो स्टार प्रचारक के तौर पर कोई पैरेलल नहीं खड़ा किया। अगर अमित शाह को छोड़ दिया जाए, अमित शाह भी इस बात को मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ही है अकेले एक तौर पर पारस का पत्थर। कल हम लोग बात कर रहे थे तो पारस के पत्थर के तौर पर बीजेपी के लिए भी है। भी चर्चा किया। अब राकेश सर, अगर विपक्ष की तरफ आते हैं, हालांकि त्रिकोणीय कहा तो जा रहा है लेकिन ग्राउंड पे वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं, तो अब स्टार प्रचारकों में अगर हम कांग्रेस की तरफ आते हैं तो आपके जहन में कौन सा नाम आता है, और अगर आम आदमी पार्टी का जिक्र करते हैं तो फिर कौन सा जहन में नाम आता है? देखिए कांग्रेस की तरफ अभी कांग्रेस की बात कर ले, कांग्रेस में आंतरिक कलह चल रहा है। जब तक चुनाव हुए तो मेरे को ऐसा लगता है कि सोनिया गांधी ने सीज फायर वाला मसला, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में होता है कि सीज फायर वाला मसला खड़ा किया। जैसे ही चुनाव खत्म हुए सचिन पायलट मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने गए, 10 राजाजी मार्ग, प्रियंका गांधी गई, अशोक गहलोत गए। उसके बाद अशोक गहलोत गुजरात के प्रभारी है लेकिन उलझे हुए वो राजस्थान में हैं। सचिन पायलट और उनमें नूरा कुश्ती चल रही है कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, अगले साल वहाँ भी चुनाव है। तो देखिए वो प्रभारी जब आपका उलझा हुआ है तो आप कब ग्राउंड में आएंगे, कब आप चुनाव पर, देखिए 1 और 5 तारीख में बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गए अभी। हालांकि आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी और कांग्रेस में मंथन चल रहा है नामों को लेकर, कुर्सी फेंका फेंकी भी होगा, आम भाषा में मैं बोलूं। लेकिन मसला यही है कि आप खुद ही उलझे हुई है कांग्रेस। तो मोटा मोटी चुनाव प्रचारक के रूप में हम मसला ले लें तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी हैं, खुद प्रियंका गांधी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, अभी हिमाचल गई, तो संभवतः बहुत मुमकिन है कि वो गुजरात भी आएंगी। और गुजरात में लगभग मैं जनता को बता दूँ कि 4 करोड़ 61 लाख वोटर हैं, जिसमें से 2 करोड़ 35 लाख महिला वोटर हैं। और जो नया वोटिंग लिस्ट में जो लोग हैं वो 4,61,000 है, जिसमें 2 लाख महिला हैं। तो जरूर कांग्रेस ये जो आधी आबादी वाला मैं हमेशा बोलता हूँ वोट बैंक है, उसको साधने के लिए प्रियंका गांधी को उतारेंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे, नए कांग्रेस अध्यक्ष हैं, वो जरूर आएंगे यहाँ पर। सोनिया गांधी बहुत मुश्किल है कि वो यहाँ पर आए, उनकी अपनी स्वास्थ्य की समस्याएं हैं और अब उतना ज़्यादा वो एक्टिव भी नहीं है कांग्रेस को लेकर। लेकिन मसला यही है कि आपके प्रभारी उलझे हुए हैं, तो आप गुजरात का चुनाव कैसे सुलझाएंगे करेंगे। लेकिन वही अगर केजरीवाल की बात करें राकेश सर, तो आज उन्होंने ये भी कहा कि भाई बीजेपी तो छोड़िए, कांग्रेस तो 5 सीट भी नहीं ले पाएगी। उन्होंने भविष्यवाणी को बजब्ते लिख कर दे दिया। तो स्टार प्रचारकों में कौन कौन उनके लिए इम्पैक्ट डालेंगे? जो पंजाब में डाला भी है, राघव चड्ढा का आप जानते हैं, उनके तरफ से कौन सा देख रहे हैं? देखिए मैं एक बात हमेशा बात करता हूँ, कल मैं आशुतोष जो आम आदमी पार्टी के पुराने उनके सदस्य रहे, चुनाव भी लड़े, वो हार गए। हालांकि उसके बाद वो वापस से अपनी पत्रकारिता के करियर में आ गए। कल मैं उनका एक लेख पढ़ रहा था तो उन्होंने ये बात लिखी, इंडियन एक्सप्रेस में वो लेख छपा, उन्होंने ये बात लिखी कि जो आज की आम आदमी पार्टी है वो आम आदमी पार्टी जिस विचारधारा से आम आदमी पार्टी आई थी कि सबकी पार्टी आम आदमी की पार्टी है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी जो बीजेपी पे आरोप लगाती है कि व्यक्तिवाद की पार्टी है, यानी एक मैन सेंट्रिक पार्टी है, एक आदमी पे फोकस पार्टी है, जैसे नरेंद्र मोदी, अभी पूरी बीजेपी नरेंद्र मोदी के ऊपर फोकस, वैसे ही आम आदमी पार्टी भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर ही फोकस करके रखी हुई है। अरविंद केजरीवाल ही उनके स्टार प्रचारक है। राघव चड्ढा या भगवंत मान और जो मनीष सिसोदिया, इशनाथ गढ़वी जो इनके अभी मुख्यमंत्री के लिए सीएम चेहरा है, या गोपाल इटालिया जो खुद अभी विवादों में फंसे रहे हैं और उनका इतिहास भी विवादों में ही रहा है। जब वो कांस्टेबल थे गुजरात पुलिस में, उसके बाद आरटीओ ऑफिस में क्लर्क हुए तो भी विवाद। तो ये इन छवि के साथ गोपाल इटालिया जो अभी प्रदेश इकाई के अध्यक्ष है, तो कुछ ना कुछ छवि तो सबकी गड़बड़ है। मनीष सिसोदिया के ऊपर सीबीआई की रेड चल रही है। गुजरात के लोग मेरे ख्याल से दिमाग में रखेंगे और अरविंद केजरीवाल
ही स्टार प्रचारक रहेंगे। बाकी सबको मैं कहूँगा कि वो स्टेपनी के तौर पे रहेंगे कि हाँ, अरविंद केजरीवाल अब कहीं बिजी हैं तो कोई और आ गया, और अब तो एमसीडी के चुनाव भी है तो कहीं उसमें ना उलझ जाए अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल, मैं इस सवाल पे किसी और दिन बात करूंगा, दिल्ली वर्सेस गुजरात पे। लेकिन एक सवाल अब जो बहुत अहम है, मैं दूसरी तरफ रुख कर रहा हूँ, वो ये है राकेश सर कि आप भी देख रहे हैं लगातार हर दिन तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया में जो है वो सर्वे आ रहे हैं सी वोटर को लेकर, और आज भी आया है एक, वो ये है कि आम आदमी पार्टी को सेकेंड नंबर पे दिखाई जा रही है, बीजेपी को 56% दिया जा रहा है और कांग्रेस इस रेस से हवा है। लेकिन हम लोग जो लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, डेली सुबह से शाम बातचीत कर रहे हैं, इन दोनों को देखिए, वो सी वोटर पे भी और आपका खुद का जो एक प्रिडिक्शन है, ओपिनियन पोल है, कैसे देख रहे हैं कि वाकई में कौन किस रेस में है, कहाँ है, वो अलग बात है, लेकिन कैसे देख रहे हैं कि बीजेपी पर कितना फर्क पड़ा है? जैसे कि यूपी में 2017 से 22 के बीच आंकड़ों में गिरावट आई, क्या गुजरात में भी वही होगी? क्योंकि सबको पता हारने वाली तो नहीं है। तो आपका जो है ओपिनियन, वो सर्वे क्या कह रहा है? मेरा ओपिनियन ये कह रहा है कि 99 2017 में जीते थे, मेरा जो अभी अनुमान है, और 177 जीती कांग्रेस, वो बहुत चरम पर बीजेपी के लिए विरोध की लहर थी। अगर आप देखें, अल्पेश ठाकुर हो बनासकांठा की तरफ से, या हार्दिक पटेल, या जिग्नेश मेवाणी जामनगर, ये 3 लड़के जो थे, 3 जो युवा चेहरे थे, नए नए नेता बन रहे थे, वो एक विरोध की लहर थी बीजेपी के खिलाफ। पाटीदार अनामत आंदोलन को लेकर जनजातीय समूह में एक विरोध की लहर थी, वैसी लहर अब दिखती नहीं है जमीन पर। बीजेपी ने, माफ़ कीजिएगा, विपक्ष ने तमाम आरोप लगाए भूमि अधिग्रहण को लेकर कि जो बुलेट ट्रेन का जो स्ट्रेच है, जो बुलेट ट्रेन का रूट है, उसमें कई परिवारों को पैसा नहीं दिया गया। हम जनता के लिए वो भी लेकर आएंगे, जनता को बता देना चाहता हूँ मैं कि क्या सच्चाई है इसमें। किसान आंदोलन कर रहे हैं, तमाम चीज़ें, लेकिन ना धरातल पर नहीं दिख रहा है वो। तो अब गांव के क्षेत्र में, अभी तो देखिए हम लोग शहरी क्षेत्रों का अवलोकन कर रहे हैं, गांव के क्षेत्रों में जाएंगे तो क्लियर होगा। लेकिन मेरे को ऐसा समझ में लगता है कि 99 से ज़्यादा सीट इस बार आने वाली है। क्योंकि कारण बता देते हैं, अगर आप 2017 से पहले चले जाएं, 2017 से पहले चले जाए, आनंदीबेन पटेल के दौर में पाटीदार अनामत आंदोलन हुआ, फिर विजय रूपाणी को लाया गया। विजय रूपाणी का लोगों से वो कनेक्ट नहीं हुआ, फिर लेकिन चुनाव विजय रूपाणी के नेतृत्व में हुए, भले ही लोगों से कनेक्ट नहीं थे। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी बने, उसके बाद भूपेंद्र भाई पटेल को बनाया गया मुख्यमंत्री। लेकिन भूपेंद्र भाई पटेल के बारे में खास चीज़ है, गुजरात के लोग उन्हें दादा कह के संबोधित करते हैं। दादा समुदाय से आते हैं, एक कारण ये भी है। लेकिन गुजरात में उनकी छवि मोदी की तरह ही एक गार्जियन की भी है। भूपेंद्र भाई पटेल की साफ छवि है, सीधे आदमी है, पैंट शर्ट पहनते हैं, कोई दिखावा नहीं है। नगर पालिका के चुनाव से राजनीतिक करियर शुरू किया उन्होंने, मुख्यमंत्री तक का सफ़र तय किया राजनीतिक गलियारे में, और एक सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होल्डर है, तो शिक्षित भी है, छवि भी साफ है, साफ सुथरी सिंपल सीधी छवि है। तो मेरे ख्याल से गिरावट नहीं आने वाली है, बढ़ोतरी की तरफ जाएगा। 150 भी नहीं होने वाला है, जो बीजेपी का नारा है कि अब की बार 150 के पार। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के बारे में बता देता हूं मैं आपको। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस का एक अपना वोट बैंक है। पिछली बार 70 हाँ, उतना नहीं जाएगा, लेकिन 40 से 50 के बीच में कांग्रेस रहने वाली है। क्योंकि जब हम छोटा उदयपुर जाएंगे, राजकोट जाएंगे, सूरत जाएंगे, जो यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र है, नवसारी का ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है, तो यहाँ पर जो कांग्रेस का अपना वोट बैंक है, जो लगभग 30 से 35% का है। आम आदमी पार्टी पर अभी जनता बातों पर उतना विश्वास नहीं कर रही है, क्योंकि मिला जुला रुझान है आम आदमी पार्टी को लेकर कि क्योंकि हम लोग जब शहरी क्षेत्रों में जा रहे हैं तो लोग ये कह रहे हैं कि हमें सक्षम बनना है, हमें फ्री में कुछ नहीं चाहिए। अब ग्रामीण क्षेत्रों में देखना है कि आम आदमी पार्टी का ये जो फ्री फार्मूला है, हालांकि कांग्रेस भी इस फॉर्मेट पे आई है। कांग्रेस ने भी बोला है कि हम बस टिकट फ्री करेंगे, 10 लाख रोजगार देंगे, बीजेपी भी बोलेगी। तो ये जो फ्री वाला फॉर्मेट है, अगर नहीं बोलती है तो एक बेहतर स्थिति है। तो फ्री वाले फॉर्मेट पे लोग आएंगे, लेकिन इस फ्री फॉर्मेट पे ग्रामीण क्षेत्र कितना भरोसा करता है? अगर ग्रामीण क्षेत्र भरोसा करता है तो आम आदमी पार्टी 10 से 15 सीट तक जा सकती है। बिल्कुल।
तो ये था और राकेश सर का ये एक आखिरी सवाल की तरफ रुख कर रहा हूँ, आपने सर्वे के बीच में देख लिया और ये अपडेट्स हम आपको लगातार डेली पहुंचाते रहेंगे। ये एक सवाल जो मेरा पर्सनल सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है राकेश सर। देखिए जहाँ जहाँ ना सीएम का चेहरा नहीं था, बीजेपी को मुसीबतें आई हैं। अगर आप बिहार का रुख करते हैं, वहाँ भी 2 नंबर की पार्टी थी, नीतीश के साथ भले उन्होंने सरकार बना लिया। पंजाब में सीएम चेहरा नहीं था, वहाँ भी वो हार गए। उत्तराखंड में 2022 में सीएम में बदलाव आया तो देखिए जो है पुष्कर सिंह धामी साहब भी हार गए, भले बाद में जीत गए। पश्चिम बंगाल में सीएम चेहरे में दिक्कत है, दिल्ली में सीएम चेहरा नहीं था, वहाँ भी हार गए। गुजरात में भी विजय रूपानी वर्सेस भूपेंद्र पटेल चेंजेस आए हैं। क्या बीजेपी को झटका बतौर सीएम के चेहरे पे लग सकता है या इस बार ठीक है गुजरात में? देखिए अब ये इसमें मैं आपको बताऊं कि जैसे आपने बात की कि जो जहाँ जहाँ सीएम के चेहरे नहीं थे वहाँ फंसी है बीजेपी। बीजेपी ने इसे सीखा है। उत्तराखंड का मैं जिक्र करूंगा, पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट हार गए, लेकिन पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया क्योंकि उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। ठीक, उसके बाद जयराम ठाकुर हिमाचल में बीजेपी के भीतर बहुत ज़्यादा गुटबाजी है, लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि चुनाव जयराम ठाकुर के ही नेतृत्व में होना है। सेम चीज़ भूपेंद्र भाई पटेल के साथ भी होने वाली है। नेतृत्व में इन्हीं के चुनाव लड़ा जाएगा, मुख्यमंत्री इन्हीं को बनाया जाएगा। बहुत संभव है, अगर पीछे का फॉर्मेट आप देख ले, पुष्कर सिंह धामी, जयराम ठाकुर, या पीछे अगर आप देख ले तो विजय रूपानी भले ही नेतृत्व जानता था। नेतृत्व बीजेपी का एक कमाल चीज़ ये है कि वो चुनाव के दौरान किसी तरह की रसाकशी नहीं चाहता। त्रिपुरा में आप देखिए विप्लव देव को हटाया गया चुनाव के बाद, तो विप्लव देव चुनाव के बाद हटे, मुख्यमंत्री रहे, चुनाव के बाद भी हटे, दूसरे मुख्यमंत्री आए, लेकिन चुपचाप दिल्ली बुलाए गए, उन्होंने इस्तीफा सौंपा, चले गए। आदित्यनाथ योगी 2017 में मुख्यमंत्री रहे, 2022 में भी रहे। तो ये फॉर्मेट भी समझ गई है बीजेपी कि नेता साफ सुथरा है, छवि साफ है। अगर ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि बदल देंगे नाम, तो ये सवाल बीजेपी नहीं खड़ा करना चाहती है कि इनके नेतृत्व में अच्छा काम नहीं हुआ, विपक्ष को ये बोलने का मौका ना मिल जाए, इसलिए सीएम फेस बदला। तो चुनाव के बाद बदल देंगे। चलिए, बहुत बड़ा जो है सनसनीखेज खुलासा है राकेश सर का और ये हकीकत भी है। मेरे साथ ड्राइवर भी हैं, उनसे एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं। आपकी बार किसकी सरकार? अब की बार मोदी की सरकार। मोदी की सरकार। देखिए ये मोदी लहर बहुत बड़ा फर्क भी डाला है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश सर आपका भी और तमाम लोग थे। देखिए बाकी हमारे सहयोगी हैं, यही चीज़ हम निकाल रहे हैं। और ये सर्वे में एक चीज़ तो आपको पता चला कि जो सी वोटर के सर्वे हैं और जो यहाँ पे ग्राउंड के जो सर्वे, दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। उस पर भरोसा करें ना करें ये आपकी मर्जी है, लेकिन इसको देखते रहिए तो आपको धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव के दिन करीब आएंगे तो इसमें भी जो है ग्राउंड के जो लोग हैं उसकी हकीकत जैसे आपके सामने जाएगी, इसमें भी बदलाव आते रहेंगे। देखते हैं कि आखिर गुजरात में इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और बीजेपी के बीच में क्या नया उठापटक होता है और कितना दिलचस्प ये बना रहता है। मोहम्मद आसिफ, राकेश सर और हमारे कैमरा पर्सन सुमित कुमार की रिपोर्ट अहमदाबाद से SPN न्यूज़।